हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक गणित प्रकाश का सेकंड चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स। ये पार्ट 2 है। इसकी एक वीडियो पार्ट 1 पहले ही अपलोड की गई है। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स से। कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स को कंपेयर करना, कौन सा एंगल छोटा कौन सा एंगल बड़ा, ऐसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे एंगल की। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स। ये एनिमल्स है, इन्होंने अपने मुंह खोल रखे हैं। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? क्या आपको यहाँ कोई एंगल दिख रहा है? इफ यस, अगर हाँ, तो मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। हर एंगल का वर्टेक्स और आर्म्स होता है ना, आपको वही मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्रोकोडाइल देखें तो इसका वर्टेक्स इसको हम मान सकते हैं जहाँ पे दो आर्म्स मिलती हैं। तो दो आर्म्स मिल रही है, इसका ये वर्टेक्स है और दो आर्म्स है, तो आपको मार्क करना है। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। अब आप क्रोकोडाइल के माउथ को देखिए, थोड़ा सा खोला है इसने, बट इस चिड़िया ने अपने माउथ को कितना ज्यादा खोला है, तो यहाँ एंगल ज्यादा बन रहा है। द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉज द लार्जर द एंगल। जितना ज्यादा जिस एनिमल ने अपने जॉ को टर्न किया है जितना ज्यादा, उतना बड़ा एंगल बना है। जॉ को जितना ज्यादा खोला गया है, एंगल उतना बड़ा बना है। जैसे फिश ने थोड़ा सा ही अपना जॉ खोला है तो इसका एंगल कम बन रहा है, और स्नेक के माउथ के बीच में ये एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है। तो कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज करना है, तो आपको साफ दिख रहा है कि फिश का जो ये जॉ है, ये कम खुला है, ये बहुत छोटा एंगल बना रहा है। उसके बाद क्रोकोडाइल का एंगल है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे स्नेक का एंगल है, और फोर्थ नंबर पे इस बर्ड का एंगल है। तो ये इजीली हम कंपेयर कर पाए क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंगल्स में। नाउ ये क्वेश्चन है, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स? टू एंगल्स को कंपेयर करना क्या हमेशा इजी होता है? तो हमेशा इजी नहीं होता। जब बहुत कम डिफरेंस होता है ना दो एंगल्स में, तब आपको उसको इजीली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चार एंगल्स दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, लेबल ईच ऑफ द एंगल। सभी एंगल को लेबल करना है। जैसे आपने इस एंगल को लेबल कर दिया पी क्यू आर, आपने इसको लेबल कर दिया ए बी सी, आपने इसको लेबल कर दिया एस टी पी, और आपने इसको लेबल कर दिया एक्स वाई जेड, आपने ऐसे लेबल कर दिया। अब पूछ रहा है ये, हाउ विल यू कंपेयर देम? कंपेयर कैसे करेंगे? तो अगर आप इन चारों एंगल्स में देखें तो सबसे छोटा एंगल आपको कौन सा दिख रहा है? ये जो एंगल एस टी पी है, ये वाला एंगल, ये आपको सबसे छोटा दिख रहा है क्योंकि इसमें आर्म्स जो है वो सबसे कम ओपन की गई है। तो एंगल एस टी पी सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे एंगल है, तो वो ये है एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड आप देखिए, ये जो एंगल है ये एस टी पी से बड़ा है पर बाकी दो एंगल से छोटा है। उसके बाद जो एंगल बड़ा है वो एंगल ए बी सी है, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो है एंगल पी क्यू आर। आर्म्स जिसकी जितनी ज्यादा खुली है वो एंगल उतना बड़ा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे एस टी पी है, सेकेंड नंबर पे एक्स वाई जेड है, थर्ड नंबर पे ए बी सी है, और फोर्थ नंबर मतलब सबसे बड़ा जो एंगल है वो है पी क्यू आर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का क्या मतलब है? सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। एक को दूसरे के ऊपर प्लेस करना, सुपर इम्पोज करना, एक को दूसरे के ऊपर पोजिशन करना, तो उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। जैसे आपको यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल एबीसी और एक पी क्यू आर। तो एंगल एबीसी बड़ा है या पी क्यू आर बड़ा है, इसको पता करने के लिए हम इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। मतलब एंगल एबीसी को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया एबीसी, इसको मुझे मूव करना है और पी क्यू आर पे रखना है, तो मैं इसको मूव करके इस पे रखना चाहती हूँ। इसको मैंने मूव किया और मैं पी क्यू आर पे रख रही हूँ एबीसी को। एबीसी एंगल को जब मैंने पीक्यूआर पे रखा तो मुझे पता चला कि एबीसी एंगल तो छोटा है, वो तो इतना ही है, जबकि पीक्यूआर एंगल तो इतना बड़ा है। तो जब हम सुपर इम्पोज करते हैं ना एक एंगल को दूसरे के ऊपर, तो हम इजीली पता कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इट इज नाउ क्लियर दैट पीक्यूआर इज लार्जर देन एबीसी। अब सुपर इम्पोज करने से हमें पता चल जाता है कि पीक्यूआर जो है बड़ा है। इक्वल एंगल्स क्या होते हैं? अब आप यहाँ पे एक एंगल देखिए AOB और XOY, ये दो एंगल्स हैं, तो विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? आपको ये लग रहा है अगर XOY बड़ा है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आर्म की लेंथ बड़ी होने से एंगल बड़ा नहीं होता। हमें क्या चेक करना है, ये वाला, कि ओपनिंग कितनी ज्यादा है। तो चलिए हम सुपर इम्पोज करके देखते हैं।
कि एंगल कौन सा बड़ा है। ये है एंगल ए ओ बी। इसको मैं एक्स ओ वाई के ऊपर सुपर इम्पोज करूंगी। तो इसको एक्स ओ वाई के ऊपर सुपर इम्पोज करने के लिए मैं इसको मूव करती हूँ और एक्स ओ वाई के ऊपर रखती हूँ। ये तो ऑलमोस्ट सेम है। तो जब हम सुपर इम्पोज करने के लिए हमें जरूरी होता है कि इस वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स को ही रखा जाए। दोनों बिल्कुल कोइंसाइड करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ओ ए जो आर्म थी वो ओ एक्स आर्म पर आ गई है बिल्कुल। और ये जो ओबी आर्म थी वो ओ वाई आर्म पे आ गई है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई है। तो हम बोल सकते हैं द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। ये एंगल्स इक्वल इन साइज के। आर्म के बड़े छोटे होने से कुछ नहीं होता है। आपके आर्म की ओपनिंग जितनी है वही बताता है कि एंगल बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। So from the point of view of superimposition, when two angles are superimposed and the common vertex and the two rays of both angles lie on the top of each other, मतलब ये vertex और arm सारे तीनों अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, then the size of the angles are equal। तब हम कहते हैं कि साइज इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल एक्स ओ वाई के, क्योंकि इसमें जो ये मूवमेंट है ना आर्म का, जो रोटेशन हुआ है वो सेम हुआ है। नेक्स्ट, वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। सुपर इम्पोजिशन को हम कहाँ यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर आपके पास दो सर्कल हों तो भी आप सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं। एक सर्कल को दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हैं कि कोई सर्कल छोटा है या बड़ा, या कोई स्क्वायर ही है, स्क्वायर एक के ऊपर दूसरा स्क्वायर रखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा स्क्वायर बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब हम कंपेयर करने के लिए सुपर इम्पोज करते हैं। नाउ फिगर इट आउट। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और इसको आपने फोल्ड किया। फोल्ड जहां से किया वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे फोल्ड क्रिएट हुआ। अब आपको नेम देना है एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड। अब ये तो फोल्ड है हमारी ये वाली लाइन और ये साइड है, तो एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। ऐसे ही ये फोल्ड है और ये साइड है हमारी, तो ये वाला एंगल बन रहा है। इस फोल्ड की के साथ अगर ये वाला लाइन लगाए तो एंगल ये बनता है। फोल्ड के साथ अगर ये वाला लाइन बनाए तो एंगल ये बनता है। अब हम हमें नेम देना है, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि हमने ए बी सी डी दे दिया यहाँ ने और यहाँ हमने पी क्यू दे दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी एंड क्यू, ये जो एंगल है ये बड़ा है ना, ये बड़ा है एंगल बी पी क्यू से। एंगल बी पी क्यू से ये वाला एंगल बड़ा है। और तो हम लिख देंगे इसको एंगल ए पी क्यू इज लार्जर देन एंगल बी पी क्यू। ऐसे ही आप यहाँ बता सकते हैं कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। जिसके आर्म का रोटेशन ज्यादा है तो वो एंगल बड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स बनाइए आप, और कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है आप जो भी आपने बनाया उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब आपको नीचे कुछ केस दिए हुए हैं और इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो क्यों ग्रेटर है। तो एंगल्स क्या क्या है हमारे पास, ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई। अब देखिए ए ओ बी कौन सा एंगल है, ए ओ बी ये तो सबसे बड़ा एंगल है जो देखने में आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा एंगल है। ए ओ बी से बड़ा एंगल तो यहाँ कोई बन ही नहीं रहा। और दूसरा एंगल है एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई ये वाला एंगल तो छोटा है ना, ये वाला एंगल देखिए कितना ज्यादा बड़ा है। ये तो सुपर इम्पोज है एक दूसरे के ऊपर। ओ के ऊपर ओ वर्टेक्स है, और जब हमने देखा कि एक्स ओ वाई जो है वो ए ओ बी एंगल के बीच में आ रहा है, इसीलिए आप कहोगे कि ए ओ बी जो है ये बड़ा है, ग्रेटर है। नेक्स्ट ए ओ बी जो मैंने बताया, ए ओ बी फिर से इसको इरेज करते हैं। और ये जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी जो सबसे लार्जेस्ट एंगल आपको दिख रहा है, और एक्स ओ बी ये वाला एंगल, तो ये वाला एक्स ओ बी तो इतना ही छोटा है और ए ओ बी तो लार्जर एंगल है, तो फिर से कौन सा बड़ा है, ए ओ बी ही बड़ा है। नेक्स्ट आपको सी जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है एंगल एक्स ओ बी, एक्स ओ बी ये वाला एंगल, और एक्स ओ सी ये वाला एंगल, ये तो दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि
आर्म्स, दोनों ही आर्म्स और वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब दोनों आर्म्स और वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर लाई करता है तो एंगल तो इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेटर नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एक्स ओ बी और एक्स ओ सी दोनों ही एंगल इक्वल हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच एंगल इज ग्रेटर, एक्स ओ वाई और ए ओ बी। पहले तो एक्स ओ वाई देखिए कि आप क्या है, एंगल एक्स ओ वाई क्या है, एक्स ओ वाई ये वाला एंगल है। तो एंगल एक्स ओ वाई में दो पार्ट हैं, आपको दिख रहा हो। एक्स ओ वाई में ब्लू और येलो दो पार्ट है। तो ब्लू पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंगल एक्स ओ ए। और प्लस अगर हम एंगल येलो वाला यानी ए ओ वाई को अगर हम प्लस कर दे तो एक्स ओ वाई होगा। इसी तरीके से दूसरे एक्स ओ वाई हमने पता कर लिया, एक्स ओ वाई का मतलब हुआ एक्स ओ ए प्लस ए ओ वाई। एक्स ओ ए मतलब ब्लू पार्ट और ए ओ वाई मतलब येलो पार्ट। इन दोनों को प्लस कर दें अगर हम तो ये वाला एंगल हमारा आता है जो है एक्स ओ वाई। तो हमें पता करना है कि ब्लू और येलो पार्ट को अगर हम मिक्स कर दें वो बड़ा है या ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी को देखते हैं। ए ओ बी मतलब येलो और रेड पार्ट। येलो पार्ट क्या है हमारा, एंगल ए ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ बी। वाई ओ बी रेड पार्ट हो गया और ए ओ वाई येलो। अब देखो आप, ए ओ वाई तो दोनों में ही है, यहाँ भी ए ओ वाई है, यहाँ भी ए ओ वाई है। तो हमें बस यही तो पता करना है कि एक्स ओ ए बड़ा है या वाई ओ बी बड़ा है। अगर एक्स ओ ए बड़ा होगा तो हमारा एक्स ओ वाई बड़ा हो जाएगा। अगर वाई ओ बी बड़ा होगा तो ए ओ बी बड़ा हो जाएगा। तो आप बताओ, ए ओ वाई, ए ओ वाई मतलब ये ए ओ वाई, ये तो दोनों ही एंगल में है। एक्स ओ ए, एक्स ओ ए ये वाला एंगल बड़ा है, ब्लू वाला एंगल बड़ा है, या वाई ओ बी, वाई ओ बी मतलब रेड वाला एंगल, ये वाला एंगल बड़ा है। तो ऑब्वियसली ब्लू ब्लू वाला एंगल बड़ा है, मतलब एक्स ओ ए बड़ा है, तो इसीलिए एक्स ओ वाई बड़ा हो जाएगा। ये जो एक्स ओ वाई है ये बड़ा हो जाएगा ए ओ बी से। इसका रीजन आपको समझ में आया। नेक्स्ट, कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब हमें विदाउट सुपर इम्पोजिशन हमें एंगल्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको ये दो एंगल दिख रहे हैं, ये क्रेन्स हैं, ये दो अपने जो चोंच है इनसे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले दो एंगल्स। अब हमें कंपेयर करना है कि ये वाला जो क्रेन है ये बड़ा एंगल बना रहा है या ये वाला क्रेन एंगल बड़ा बना रहा है, लेकिन हमें इसको सुपर इम्पोज नहीं करना है। तो करना क्या है इसमें, इसमें आपको एक ऐसी एक्टिविटी दी गई है कि सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर्स। एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, तो ये जो बी ओ ए है, मान लेते हैं ये बी ओ ए, बी ओ ए मैंने यहाँ बना दिया, बी ओ ए, ये जो है आपका बी ओ ए, ये आपका बन गया बी ओ ए। बी ओ ए पे मैंने ये ट्रांसपेरेंट सर्कल रखा और मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बना दिए, यहाँ और यहाँ। ये दो पॉइंट यहाँ बन गया, फाइनल आपका ये है बी और ए, दो पॉइंट बना दिया। अब मैंने पेपर से हटा दिया, ये ट्रांसपेरेंट सर्कल है, ये जो हमारे पास सर्कल है ये ट्रांसपेरेंट सर्कल है। अब इसी सर्कल को मैं उठा के इस वाले क्रेन के चोंच पे रखूंगी, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो पहले वाला जो सर्कल है वो बड़ा है या छोटा है। इसको करते हैं हम एक एक्टिविटी से। तो ये दो क्रेन्स हैं आपके सामने। मैंने इस क्रेन को जो पहले वाली ये क्रेन थी इसका मैंने बस मिरर इमेज यहाँ लगा दिया है, ताकि वो दोनों एक डायरेक्शन में हो तो हमें नंबर जो एंगल है वो कंपेयर करने में इजी हो। तो अब हम एक ट्रांसपेरेंट सर्कल लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सर्कल बना लेते हैं हम। एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है जिससे आपको दिख रहा है आगे पीछे। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपेरेंट सर्कल का एक सेंटर देंगे, कोई भी एक सेंटर दिया मैंने। इस सेंटर को मैं यहाँ पे इस एक क्रेन के पास लेकर जाऊंगी। ये वाला एंगल जो इसका बन रहा है वो ये बन रहा है, जो फिगर वन में जो क्रेन वन है उसका एंगल ये बन रहा है। अब मैं इसी को लेके जा रही हूँ दूसरे क्रेन के पास, इस ट्रांसपेरेंट शीट को, और मैं देख रही हूँ कि जब मैं इसको वर्टेक्स से वर्टेक्स अलाइन कर रही हूँ तो इसका एंगल थोड़ा कम हो रहा है, पहले वाले से ये वाला एंगल थोड़ा सा कम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो क्रेन है ये बिगर एंगल बना रही है इस वाली क्रेन से। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट क्रेन थी ना वो बिगर एंगल बना रही है। नाउ अब
आपको ये समझना है कि टीचर्स नोट में ये लिखा हुआ है, आपको ये समझना है कि अगर कोई एंगल के आर्म्स छोटे हैं, उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो एंगल छोटा है। आर्म्स भले ही छोटे हैं, पर वो एंगल बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे एंगल ये 1 और 2, इनमें जो छोटा एंगल है वो एंगल 2 है, और जो बड़ा एंगल है वो एंगल 1 है। एंगल 1 के आर्म्स छोटे हैं, पर इसका ये जो रोटेशन का जो पार्ट है ना, ये ज्यादा है, और एंगल 2 में ये पार्ट बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए एंगल 1 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 2 से। ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्या है? मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अब आपको ना कुछ आर्म्स, जैसे कि ये पेपर क्लिप है, इसको आपको इस तरीके से ना एंगल बनाना है रोटेटिंग, ताकि ये फ्लेक्सिबल है ना, तो ये आप रोटेट कर सको। इसकी एक्टिविटी करते हैं हम। ये मूविंग एंगल्स बनाने के लिए ना ये हमारे पास एक पेपर क्लिप है और ये 2 स्ट्रॉ हैं। इस पेपर क्लिप को यूज़ करके हम मूविंग एंगल्स बनाएंगे। जैसे इसको आप पूरा ऐसे खोल लीजिए इसको, और इसके 2 जगह ना आपको ये स्ट्रॉ लगानी है। जैसे कि एक आपने यहाँ लगा दी, एक आपने यहाँ लगा दी। अब ये आपके मूविंग एंगल्स हैं। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग एंगल पे मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एंगल है, तो आप इसको एक आर्म को यहीं रहने दीजिए, दूसरे को ऐसे मूव करिए, ये जहाँ तक जाएगी आप इस तरीके से एंगल कर सकते हैं। अगर इसको आपको सुपर इम्पोज करना हो या इसे चेक करना हो तो आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको इसके साइज़ का बनाना हो तो आप इस एंगल को ऐसे कर सकते हैं। ये आप दोनों आर्म्स को, ये क्या है, ये 2 आर्म्स हैं और ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये 2 आर्म्स हैं। ये आर्म्स की ओपनिंग जितना ज़्यादा होगा, आर्म्स की ओपनिंग उतना बड़ा एंगल बनेगा। जितनी कम ओपनिंग होगी एंगल उतना छोटा बनेगा। और ये अगर हम ज़्यादा ओपन करते हैं तो ये एंगल तो और ज़्यादा बनेगा, ऐसे ही और ज़्यादा एंगल बनेगा। तो हमने रोटेटिंग आर्म्स बनाना सीखा। अब आपको करना क्या है? मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन आर्म्स। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं। Arrange the angles you have made from smallest to largest by comparing and using superimposition. अब आपको क्या करना है? आपके पास बहुत सारे ये वाले एंगल्स बन जाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके आप पता करो कौन सा सबसे छोटा है, और धीरे धीरे फिर सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्या है? पासिंग थ्रू अ स्लिट। स्लिट का मतलब एक होल। तो कलेक्ट अ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग एंगल्स के आपके पास ऑलरेडी रोटेटिंग आर्म्स होंगे। अब आपको रोटेट नहीं करना है इस एक्टिविटी में। तो करना क्या है? इस एक्टिविटी में आपको करना है, कार्डबोर्ड लेना है एक। ये कार्डबोर्ड ले लिया, टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट। अब आपको एक होल बनाना है, पर ये होल कैसा होना चाहिए? एंगल शेप का होना चाहिए, जिस होल में से कोई एंगल निकल जाए। और इसको आप बनाएंगे कैसे? बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। इतने सारे रोटेटिंग आर्म्स आपके पास जो हैं, उसमें से कोई एक रोटेटिंग आर्म ले लेंगे और उसी शेप का एक स्लिट बनाएंगे, आप होल बनाएंगे। अब आपके पास जो भी रोटेटिंग आर्म्स हैं उनको शफल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ताकि आपको पता ना चले कि मैंने किसको ट्रेस किया था, कौन से एंगल को ट्रेस किया था। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट? तो अब क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एंगल इस स्लिट में से बाहर निकल सकता है? ये स्लिट है, उस पे एक आपने रोटेटिंग आर्म डाली, तो आपने देखा कि ये तो बहुत लेस है इसका एंगल, रोटेटिंग आर्म का तो स्लिट ज्यादा है, तो ये बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही दूसरा, जब आपने रोटेटिंग एंगल डाला तो देखा वो स्लिट के एंगल से ज्यादा बड़ा है, तो ये भी बाहर नहीं आ सकता। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में जितना आपका स्लिट का एंगल था, वही एंगल आपके रोटेटिंग आर्म का था, तो ये बाहर आ जाएगा। ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स वेयर द एंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्लिट। जब स्लिट के इक्वल होगा जिस रोटेटिंग आर्म का एंगल, बस वही पास करेगा इससे। अब आपको, the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arms. अब सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा इस स्लिट से बाहर आएगा या नहीं। तो इसमें कोई शॉर्टर लेंथ अगर हो आर्म की, तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। लेंथ आर्म की कुछ भी हो सकती है, एंगल सेम ही रहता है। नाउ इट इज अ चैलेंज। एक बच्चा बोलता है रिड्यूस दिस एंगल, इस एंगल को रिड्यूस करो। बस, तो फिर ये गर्ल क्या करती है? उसको कैंची से काट देती है आर्म्स को, और बोलती है रिड्यूस्ड। अब तो मैंने कर दिया रिड्यूस, पर एक्चुअल में किया नहीं ना। ये बॉय हंसने लगता है, बोलता है एंगल इज स्टिल द सेम, एंगल तो अभी भी सेम है।
किसी भी एंगल के आर्म को काटने से वो एंगल छोटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने थोड़ी सी आर्म छोटी कर दी, काट दी, तो क्या ये एंगल चेंज हो गया? एंगल तो सेम ही रहा ना, यही वाला एंगल था ना जो पहले भी था। चाहे वो आर्म बड़ी कर दो या छोटी कर दो, एंगल तो यही रहेगा। तो आर्म के कट करने से एंगल छोटा नहीं होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स क्या है। तो उसके लिए पहले ना एक एक्टिविटी, जो विद्या का नोटबुक हमने पहले देखा है ना, उसकी डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं, उसके अलग अलग सिनेरियो। शी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू राइट व्हाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। जब हमें हाथ में लेकर बुक को पढ़ना होता है तो हम बुक को पूरा ही राउंड कर देते हैं ना, पूरा ही फोल्ड कर देते हैं। तो ये उसने हाथ में लेके उसको पढ़ना था, तो उसने बिल्कुल ये एक पेपर की तरह उसको फोल्ड कर दिया। और जब उसको टेबल पे रख के पढ़ना था तो उसने उसको स्ट्रेट रखा, दोनों पेज खोले हैं, पेज को पूरा ही नहीं किया बल्कि हाफ टर्न ही लिया है। तो इस केस में जो एंगल बना है वो एक स्ट्रेट लाइन बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको वर्टेक्स मान लेते हैं, ये एक आर्म मान लेते हैं, ये एक आर्म मान लेते हैं, तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना। जैसे ये O है, एक आर्म इधर जा रही है, एक आर्म इधर जा रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब जो स्ट्रेट एंगल AOB है, अब आपको इसको देखिए और सोचिए कि कोई एक रे ऐसी हो सकती है OC जो इसको दो भाग में डिवाइड कर दे। हाँ, अगर मैंने कोई एक रे ऐसी खींच दी OC, तो ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक तो ये छोटा एंगल बन रहा है और एक ये बड़ा एंगल बन रहा है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो AOC है, AOC मतलब ये वाला एंगल जो AOC है, और दूसरा COB मतलब ये वाला एंगल COB, दो पार्ट में डिवाइड करती है एक रे। यही आपको यहाँ करके दिखाया है। AOB एक स्ट्रेट एंगल है, इसमें OC एक रे बना दी, वो उसको एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो एंगल्स में डिवाइड करती है। तो is it possible to draw OC such that the two angles are equal to each other in size? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस स्ट्रेट एंगल को, जो ये स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे पॉइंट है सेंटर, दो आर्म है AOB, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल हो? तो जैसे अगर ये स्ट्रेट है, अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दूं परपेंडिकुलर O और इसका नाम C रखते हैं, तो क्या ये इक्वल डिवाइड करती है? जितना इधर एंगल है उतना इधर एंगल है, ये पॉसिबल है? तो लेट अस एक्सप्लोर। अब आपको एक एक्टिविटी करके इसको देखना है। एक्टिविटी में हम एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और हम याद करेंगे कि जब हम किसी भी पेपर पे फोल्ड लगाते हैं, किसी पेपर को जो मोड़ते हैं तो उस पे एक फोल्ड आ जाता है ना। तो अब हम उसको फोल्ड करेंगे ताकि एक लाइन आए, एक क्रीज आए जो O से पास होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि AOB क्या दो इक्वल एंगल में बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं, ये करेंगे। तो आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है और उसको बीच से बिल्कुल कट करना है ताकि OB जो है वो OA पर ओवरलैप हो जाए, ये दोनों एंगल एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए। ये आपको एक स्ट्रेट एंगल दिख रही है AOB, ये एक स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे O से हमें फोल्ड करना है, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो हम इसको बिल्कुल O के पास ऐसे रख के इसको बिल्कुल ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि हम दोनों रे को सुपर इम्पोज कर सकें। और हमने ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, इस पेपर को। जब हमने इसको फोल्ड कर दिया AOB को, तो ये जो लाइन हमारी बन रही है, ये वाली रे जो हमारी बन रही है, ये दोनों को बिल्कुल इक्वल कर, ये जो है डिवाइड करती है। दोनों को बिल्कुल इक्वल इसलिए डिवाइड करती है क्योंकि अगर हम इसको सुपर इम्पोज करके देखें, मतलब एक के ऊपर इस रे को बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर रख के देखें, ऐसे बिल्कुल ऐसे हम ऊपर रखें एक रे के ऊपर दूसरी रे, तो हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल रे एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस, जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये हम कह सकते हैं। जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल। अब आप जस्टिफाई करिए कि वो दो एंगल्स इक्वल क्यों हैं। अभी हमने वीडियो में देखा कि जब उसको हम सुपर इम्पोज करके चेक कर पाए हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज जब हम करते हैं तो वो दोनों इक्वल हैं। तो जब हम इक्वल एंगल्स जो ये बने हैं ना, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल्स। तो एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं, एक स्ट्रेट एंगल ऐसा हुआ
ये पूरा स्ट्रेट एंगल हुआ और इसमें दो राइट एंगल हुए, एक तो ये वाला राइट एंगल, एक ये वाला राइट एंगल, दो राइट एंगल हुए। अब देखिए ये क्या एंगल्स एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे हैं। ब्लू वाला एंगल पर्पल वाले एंगल को बोल रहा है, वाई शुडेंट यू आर्ग्यू विद अ 90 डिग्री एंगल। इसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, 90 डिग्री एंगल से हमें बहस क्यों नहीं करनी चाहिए। तो 90 डिग्री एंगल क्या बोलता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। ये एंगल बोल रहा है क्योंकि वो एंगल हमेशा राइट होते हैं। क्योंकि ना हम जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री एंगल, उसको हम राइट एंगल्स कहते हैं। तो इसीलिए उसने इसको जोक किया है कि बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फाउंड बाय हाफ ऑफ द फुल टर्न। अगर एक स्ट्रेट एंगल हम लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो फुल टर्न क्या होता है, कोई आर्म यहाँ से रोटेट होना शुरू हुई, हाफ रोटेट हुई, और फिर हाफ और फुल रोटेट हुई। तो फुल का हाफ टर्न है ना स्ट्रेट एंगल, यानी कि हमें स्ट्रेट एंगल में फुल नहीं रोटेट करना, हमें सिर्फ हाफ ही रोटेट करना है। तो ये कौन सा एंगल बन जाता है, ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए हमें कितना चाहिए, देखो स्ट्रेट एंगल के लिए हमें हाफ चाहिए, राइट एंगल तो हमें पता है कि आधा आधा होता है। तो राइट एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ हाफ, मतलब वन फोर्थ, है ना। आपको स्ट्रेट एंगल के लिए तो आधा टर्न लेना होता है, हाफ ऑफ अ फुल टर्न लेना होता है, फुल टर्न का आधा लेना होता है। तो हमें राइट एंगल के लिए हमें कितना लेना होगा, राइट एंगल के लिए हमें लेना होगा हाफ ऑफ हाफ, मतलब वन फोर्थ ऑफ फुल टर्न, वन फोर्थ ऑफ फुल टर्न लेना होगा। Observe that a right angle resembles the shape of an L. L की तरह होता है ना right angle, ऐसा होता है ना। An angle is a right only if it is exactly half of the straight angle. राइट एंगल तभी होता है जब वो स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्टली हाफ हो। टू लाइंस मीट एट राइट एंगल्स आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर दो लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे दो लाइन जो मिलती हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन जो मिलती हैं, वो एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं इनको। जो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री पे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे एक ये लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाया है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, पर ये परपेंडिकुलर है। फिगर इट आउट। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। कितनी राइट एंगल्स हैं, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। तो क्लासरूम में आप अगर आप गेट देख लें तो वहां भी तो राइट एंगल है ना, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। विंडो की जहां तक बात की है, तो अगर विंडो सिंपल ऐसा है तो आपके चार राइट एंगल हैं। विंडो में अगर हो सकता है आपके बीच में भी अगर ऐसी हो कुछ लकड़ियां, तो ये भी राइट एंगल्स ही होंगे, ये राइट एंगल्स पे ही होते हैं। राइट एंगल्स का मतलब बिल्कुल एल शेप, perpendicular to each other. Next क्या है, join A to other grid points in the figure by straight line to get a straight angle. Straight angle बनाना है। What are all the different ways of doing it? अलग अलग तरीके आपको बताने हैं A से, अलग अलग, जैसे A से स्ट्रेट एंगल के लिए मैं ऐसे भी बना सकती हूँ A पे, है ना। A को स्ट्रेट एंगल के लिए मैं ये भी बना सकती हूँ स्ट्रेट एंगल के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रेट एंगल के लिए, हम ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रेट एंगल के लिए, ठीक है। नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब ए को मुझे राइट एंगल बनाना है, तो ये राइट एंगल बन जाएगा। ये ए है, इसको मुझे राइट एंगल बनाना है, मैं एकदम ऐसे राइट एंगल बना सकती हूँ। इस तरीके से हम राइट एंगल बना सकते हैं। आपको हिंट दिया है, एक्सटेंड द लाइन फर्दर एज शोन इन द फिगर बिलो। ऐसे एक्सटेंड करना है जैसे अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो। और एंगल ए पे अगर बनाना है तो हमें इसके थ्रू बनाना है, इस पे बनाना है, ऐसे तो राइट एंगल बन जाएगा। अगर उसी को हम आगे बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेट एंगल बनता है। Now get a slanting crease on a paper. Now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. एक पेपर ले लिया, कहीं से भी आपने फोल्ड कर दिया, ऐसे क्रीज बन गई। तो अब दूसरी आपको ऐसे फोल्ड करनी पड़ेगी ना ताकि ये 90 डिग्री बने। दो फोल्ड अगर आपको करने हैं, एक फोल्ड तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दूसरा फोल्ड जो आप करेंगे वो बिल्कुल ही जो पहले वाली क्रीज है उसको आप मिला के करेंगे। मतलब इस वाली क्रीज पे जब आप ये वाली क्रीज सुपर इम्पोज कर देंगे
तब जो आपको लाइन बनेगी वो 90 डिग्री की बनेगी। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ? अब कितने राइट एंगल्स हैं? तो 4 राइट एंगल्स हो सकते हैं ना। ये एग्जैक्ट राइट एंगल्स क्यों है? कोई भी स्ट्रेट लाइन है अगर, तो उस पे तो 2 राइट एंगल बनेंगे। ये स्ट्रेट एंगल इधर है तो इस पे 2 राइट एंगल इधर है, तो 2 राइट एंगल इधर भी होंगे, तो इसलिए हमारे पास 4 राइट एंगल्स हैं। डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर। आपने पेपर कैसे फोल्ड किया? जब हमने एक क्रीज तो हमने एट रैंडम कैसे भी मारी, पर दूसरी क्रीज मारने के लिए हमने इस क्रीज को इसी क्रीज पर सुपर इम्पोज कर दिया। सेम फोल्ड करते समय हमने इसको बिल्कुल इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज किया, ताकि ये जो लाइन बने ऐसे बने तो वो 90 डिग्री बने। नाउ क्लासिफाइंग एंगल्स। एंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। राइट एंगल्स सेकंड ग्रुप में है, ये देख रहे हो आप, ये राइट एंगल का ग्रुप है। ये सारा एल बन रहा है ना, ये तो ये राइट एंगल पे है। तो और दूसरे इसमें इस वाले ग्रुप में क्या सेम है, कॉमन फीचर क्या है? तो आप ये देखिए, ये सारे एंगल 90 डिग्री से आपको कम दिख रहे हैं। जितने भी हैं वो 90 डिग्री से कम है। और इसमें सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 90 तो यहीं पे हो जाएगा ना, 90 तो यहीं पे हो जाएगा, पर ये सारे एंगल 90 से बड़े हैं। 90 तो यहीं हो जाता पर ये बड़े हैं। तो यहाँ पे जो भी है ये ग्रेटर देन 90 है, और ये जो भी एंगल है ये लेस देन 90 है। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल द एंगल्स आर लेस देन द राइट एंगल, और इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर टर्न से कम, 1/4 का मतलब क्या होता है? क्वार्टर टर्न। ये यहाँ से कोई रे टर्न लेना शुरू की और यहीं पे आ गई, मतलब फुल टर्न। अगर इसने सिर्फ हाफ ही टर्न लिया, कोई रे थी, इसने बस इतना ही हाफ ही टर्न लिया, तो ये क्या होता है? हाफ टर्न। और अगर इसने हाफ नहीं लिया, सिर्फ इतना ही टर्न लिया, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न। तो क्वार्टर टर्न से लेस है, उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। और जो ज्यादा है, यानी ये वाले एंगल्स क्या है? ये एक्यूट एंगल्स। और ये वाले एंगल्स जो है जो 90 डिग्री से ज्यादा, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको तो आपको पता ही है, ये बोलते हैं इसको हम राइट एंगल्स। तो एंगल की 3 टाइप्स आपको पता चल गए, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। acute angle are less than 90, right angle are equal to 90, and obtuse angle is always greater than 90। ये आपको पता चल गया। अब आइडेंटिफाई करना है पहले वाले फिगर में कि एक्यूट क्या है, राइट क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है। वो आपने इजीली आप फिगर आउट कर लोगे, क्योंकि उन बॉक्स ही अलग अलग हैं। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल और फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल बनाने के लिए आपको हमेशा पतले पतले एंगल्स बनाने होंगे, और ऑब्ट्यूज के लिए 90 जब आपको पता है यहाँ है तो इधर बनाना होगा, 90 से थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर आपने 90 से कम बनाए हैं तो ये एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है? एक्यूट का मतलब होता है वेरी शार्प, एंड ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। तो ये ऐसे क्यों चूज किए गए? ये शार्प, यहाँ शार्प आती है, और ऑब्ट्यूज में ये थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है, ये जो नोक है। तो इसीलिए ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज वर्ड्स चूज किए गए होंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द गिवन बिलो। एक्यूट एंगल अगर पता करना हो तो 1 2 3 एक्यूट एंगल है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्यूट एंगल है। और इसमें भी आप पता करिए तो 1 2 3, यहाँ तो 12 हमने पता किया, यहाँ 3 पता किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ 21 मिले। What will the next figure? How many acute angle will it have? तो इस पैटर्न, आपने पहले ही पैटर्न वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 21 आ रहा है, तो आगे क्या आएगा? तो यहाँ हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? 3 12 और 21। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा 3 + 9 इज इक्वल टू 12 होता है, और 12 + 9 इज इक्वल टू 21 होता है। तो इसका मतलब अब जो नेक्स्ट जो फिगर है उसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे, उसका एक पैटर्न बन सकता है 21 + 9 इज इक्वल टू 30। तो इस पैटर्न की वजह से 3 12 21 एंड 30, इस पैटर्न की वजह से, +9 के पैटर्न की वजह से हमें पता चल रहा है
कि नेक्स्ट फिगर अगर हम इसी पैटर्न में बनाएं तो एक्यूट एंगल उसमें होंगे 30। हमने 2.8 तक कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में, 2.9 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।